कामना अपने छोटे से परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र शहर में रहती है। हाल ही में वो अपने बेटे श्लोक की शादी नंदिनी नाम की लड़की से करा देती है, मगर शादी के बाद अपने बेटे में आए बदलाव को वो स्वीकार नहीं कर पाती। बेटा श्लोक, आज तो ऑफिस से घर इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्या करता माँ, नंदिनी जिद कर रही थी तो आना पड़ा। तो क्या बहू रोज ऑफिस से जल्दी आने को बोलेगी और तू आ जाएगा? अब ऐसी बात नहीं है माँ, दरअसल वो चाहती है कि आज हम कहीं बाहर घूमने चले, तो बस इसीलिए मैं मना नहीं कर पाया और आ गया। श्लोक की ये बातें कामना को जरा भी रास नहीं आती और वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती हैं। माँ के इस व्यवहार को देखकर श्लोक भी सोच में पड़ जाता है। ये माँ को अचानक क्या हो गया है? श्लोक सोच ही रहा होता है, तभी वहां नंदिनी आ जाती है। श्लोक, आप आ गए ऑफिस से? अब तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो श्लोक साहब, आज हम डिनर भी बाहर ही करेंगे। अरे लेकिन माँ को भी साथ ही ले चलते हैं ना, वो होंगी तो और भी ज्यादा मजा आएगा। श्लोक और नंदिनी कामना के कमरे में जाते हैं। माँ आप तैयार हो जाइए, हम सब आज बाहर घूमने चल रहे हैं। क्या सच में तुम लोग मुझे भी अपने साथ लेकर चल रहे हो? तो और क्या, हम लोग आपके बिना कहीं जा सकते हैं भला? चलिए ना मम्मी जी, अब फटाफट से तैयार हो जाइए आप। कामना झट से तैयार होकर श्लोक और नंदिनी के साथ चल देती है। तीनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं, जहां रास्ते में नंदिनी श्लोक का हाथ पकड़ते हुए चलती है। अपने बेटे और बहू को इस तरह साथ चलता देख कामना उन्हें टोकती है। अरे हाथों में हाथ डालकर क्यों चल रहे हो तुम दोनों? ये तुम दोनों का बेडरूम नहीं, हमारी गली है, मोहल्ला है, जहाँ लोग एक चीज देखते हैं और चार बातें बोलते हैं। अब भी ना मम्मी, नंदिनी मेरी बीवी है, अब उसका हाथ नहीं पकड़ूंगा तो फिर किसका पकड़ूंगा? और फिर लोगों के बारे में सोचना ही क्यों है? हाँ, अब मेरी बात कहाँ मानोगे तुम? बीवी जो आ गई है तुम्हारी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रहे हो। अरे रहने दे बेटा, जिस उम्र में तुम लोग हो ना, उस उम्र से मैं भी निकल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। कामना की बातों से दोनों का दिल दुख जाता है और पूरे रास्ते वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर चलते हैं। अगले दिन, नंदिनी खाना बना के नहीं, बहुत भूख लग रही है। वैसे भी लाई 2 मिनट में। अरे जल्दी कर बहू, मेरे बेटे को ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। कामना आगे कुछ बोलती इससे पहले ही नंदिनी सभी के लिए खाना ले आती है। सॉरी, आज तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो गई। वो क्या है ना, मैं आज तुम्हारे पसंद की पाव भाजी बना रही थी। आज से पहले मैंने कभी बनाई नहीं ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। एक पाव भाजी बनाने में तूने इतने घंटे लगा दिए। अरे मुझसे बोल दिया होता, मैं बना देती अपने बच्चे के लिए पाव भाजी। वैसे भी ना श्लोक को सिर्फ मेरे हाथ की पाव भाजी ही पसंद है, किसी और की पाव भाजी की तरफ तो वो देखता तक नहीं। कामना की इन बातों से एक बार फिर नंदिनी निराश हो जाती है। तभी नंदिनी को दुखी देख श्लोक कहता है, माँ अब ये क्या बोले जा रही हैं? नंदिनी प्लीज जल्दी से खाना दे दो, फिर मुझे ऑफिस के लिए भी तो निकलना है। नंदिनी श्लोक और अपनी सास के लिए खाना लगाती है। नंदिनी, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। मैंने आज से पहले कभी इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई है ना माँ? माँ जी, आपने तो खाया ही नहीं, जल्दी से खाकर बताइए ना कैसी लगी आपको मेरी पाव भाजी। हाँ माँ, नंदिनी ने सच में बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाई है, एक बार खाकर तो देखिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लग रही, बाद में खा लूंगी मैं। क्या हुआ माँ, कोई बात है क्या? आप कुछ नाराज सी लग रही हैं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाकर श्लोक के ऑफिस का टिफिन पैक कर दे, मैं ज़रा अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ।
नंदिनी को अपनी सास की बातों में हल्का सा रूठापन नजर आता है, लेकिन वो अपनी सास में आए इस बदलाव का कारण नहीं समझ पाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कामना को अपने बेटे के मुंह से नंदिनी की तारीफ सुनना जरा भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन, अरे कामना बहन, कैसी हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखी। अब क्या बताऊं तुम्हें, आजकल तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। सारा दिन बस बिस्तर पर ही आराम करती रहती हूँ। सच में बहन, तुम्हारा तो भाग्य चमक गया नंदिनी जैसी बहू पाकर। और एक मेरी बहू को देख लो, बिस्तर तो छोड़ो, सोफे पर भी चैन से नहीं बैठने देती। कामना और शालिनी बात कर रहे होते हैं, तभी उधर नंदिनी भी आ जाती है। वो पीछे खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। हाँ, इस मामले में तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, पर क्या कोई बात है क्या? और तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही, कोई खास बात नहीं है। अब बता भी दे कामना, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। तुम्हें पता है, जब से नंदिनी मेरे घर में आई है ना, तब से श्लोक पहले जैसा नहीं रहा। अब वो बहुत बदल चुका है, और तो और अब उसे मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं। दिन रात जब देखो बस अपनी बीवी के गुणगान करता रहता है। तू इस बात से परेशान है? तेरा लड़का तो तब भी ठीक है, जरा मेरे घर आकर देखियो किसी दिन, बीवी के पैर दबाता नजर आएगा तुझे मेरा बेटा। कामना आगे कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपने घर लौट जाती है। वहीं उनके पीछे खड़ी नंदिनी अपने सास के दिल की बातें जानकर अचंभे में पड़ जाती है। उसे अपने कानों सुनी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सोचने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी सास की शिकायतें दूर हो सके। नंदिनी, कहाँ हो तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या है इसमें? तुम खोलकर खुद ही देख लो। नंदिनी गिफ्ट खोलकर देखती है। वाह, ये तो बहुत सुंदर नेकलेस है। मैं जानता था तुम्हें ये नेकलेस जरूर पसंद आएगा। अचानक से नंदिनी की नजर दूर खड़ी अपनी सास पर जाती है। उसे अपनी सास की कही बातें याद आ जाती है। श्लोक, ये तुम मम्मी जी को दे दो प्लीज। मैं क्या करूंगी इसका? तुम तो जानती ही हो मुझे इन सब का कुछ खास शौक भी नहीं है। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नंदिनी? क्या तुम्हें ये हार पसंद नहीं आया? हार ठीक है, पर कुछ खास भी नहीं है। मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया। आप एक काम कीजिए ना, ये हार आप मम्मी जी को दे दीजिए। श्लोक गुस्से में अपना पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद नंदिनी सभी को खाने के लिए आवाज देती है। नंदिनी सभी की थालियों में खाना परोसती है। नंदिनी, ये आज कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। हाँ बहू, इसमें तो नमक मिर्च मसाले कुछ भी नहीं है। शायद मैं भूल गई होंगी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। लगता है तुम खाना बनाना भूल चुकी हो नंदिनी। माँ, क्या आप दूसरा खाना बना देंगी? बहुत समय हो गया है, आपके हाथ का कुछ खाया भी नहीं है। कामना झट से रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। आधे घंटे बाद कामना सभी के लिए खाना बनाकर ले आती है, जिसे वो सबसे पहले श्लोक को देती है। वाह माँ, आज कितने दिनों बाद आपके हाथों का खाना खाया है। आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। अपने बेटे के मुंह से इतने दिनों बाद तारीफ सुनकर कामना आज बेहद खुश होती है। नंदिनी भी ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है। खुश भी क्यों ना हो, आखिरकार उसकी मेहनत रंग जो ला रही है। अगले दिन, माँ, आज भी प्लीज आप ही खाना बना दीजिए। कल के बाद तो नंदिनी के हाथ का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ। कामना अब खुश रहने लगी थी, और खुश भी क्यों ना हो, अब उसे उसका पहले वाला बेटा जो मिल गया था। लेकिन जितना श्लोक अपने माँ के करीब आ रहा था,
उतना ही वो नंदिनी से दूर होता चला जा रहा था। कामना को भी अब उन दोनों के बीच की ये दूरी खलने लगी थी। एक दिन, नंदिनी बेटा, जरा श्लोक के लिए चाय बना कर ले आ। नंदिनी चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती है, जहाँ कामना भी उसके पीछे पीछे चल देती है। जहाँ वो देखती है कि नंदिनी श्लोक की चाय में जानबूझकर चीनी की जगह नमक डाल रही थी। अरे ये क्या कर रही है नंदिनी? तुमने श्लोक की चाय में नमक क्यों मिलाया? वो माँ जी, मेरा ध्यान नहीं था। क्यों झूठ बोल रही है बहू? मैंने देखा तूने जानबूझकर चाय में चीनी की जगह नमक डाला। अब बता, तू ऐसा क्यों कर रही है? माँ जी, मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रही हूँ। आपको लगता है ना मेरे आने के बाद से श्लोक आपसे दूर हो गए हैं, तो बस मैं उन्हें फिर से पहले वाला श्लोक बनाना चाहती थी। अपनी बहू के मुंह से ये सब सुनकर कामना की आंखें भर आती है। तुझे ये सब किसने बताया पगली? उस दिन मैं जब मार्केट जा रही थी, तब मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी मम्मी जी। मतलब तुम मेरे कारण अपना बसा बसाया घर तबाह करने चली थी? मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरा बेटा तेरा पति भी है, इस बात को मैं भूल ही चुकी थी और उसमें आए बदलाव को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि समय के साथ साथ ये बदलाव भी जरूरी होता है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली। चल अब फटाफट से श्लोक के लिए एक बढ़िया सी गर्मा गर्म चाय बना दे, और हाँ, नमक वाली नहीं, चीनी वाली। जी मम्मी जी। रसोई के बाहर खड़ा श्लोक दोनों की सारी बातें सुन लेता है और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब कामना जी को दोनों से कोई शिकायत नहीं होती और तीनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। दो बहुओं वाली सास। सरस्वती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे राम की शादी रज्जू से हुई है और छोटे बेटे श्याम के लिए लड़की देखने का सिलसिला जारी है। एक दिन रज्जू की माँ का फोन आता है और उसकी सास फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ फोन पर रज्जू की माँ लीलावती बोलती है। हेलो समधन जी, मैं लीलावती बोल रही हूँ, रज्जू की माँ। अरे नमस्कार समधन जी, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद याद किया आज। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? अरे कैसी बात कर दी आपने समधन जी, आपकी बात का बुरा क्यों मानना? बोलिए बोलिए। मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। क्या आप रज्जू को कुछ दिन के लिए मेरे पास भेज सकती हैं? ठीक है, हम रविवार को रज्जू को छोड़ जाएंगे। इतना कहकर सरस्वती फोन काट देती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है। रज्जू, ओ रज्जू, जल्दी यहाँ आना तो। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, उनकी कुछ दिन से तबीयत खराब है, वो तुम्हें बुला रही है। राम को फोन करके कह दे कल की 2 ट्रेन की टिकट करा देगा, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही रज्जू राम को फोन करके सारी बात बताती है और 2 टिकट के लिए बोल देती है। शाम को खाने के टेबल पर सब रज्जू के जाने की बात करते हैं। तब रज्जू का देवर श्याम कहता है, भाभी आज बहुत खुश लग रही हो, मायके जाने की इतनी खुशी, उफ। खुश क्यों ना हो देवर जी, कितने दिन बीत गए अपनी माँ से मिले और इस बार तो मैं 1-2 महीना रह कर ही आऊंगी। जब आपका मन करे तभी आना। अच्छा एक बात तो बताओ, वहां से क्या लाओगी मेरे लिए? देवर जी कहो तो देवरानी ले आओ।
वैसे भी सभी घर वाले चाहते हैं कि आपकी जल्दी से शादी हो जाए। श्याम शर्मा जाता है और चुप हो जाता है। इतने में राम कहता है, रज्जू, तुमने जाने की सारी तैयारी तो कर ली है ना? कपड़े तो रख लिए ना? थोड़े गरम कपड़े भी रख लेना, वहाँ ठंड होगी। और जल्दी आने की कोशिश करना। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी बस। अगली सुबह दोनों जाने की तैयारी करने लगी। राम उन्हें स्टेशन छोड़कर घर वापस आता है। कुछ घंटों बाद रज्जू और सरस्वती गांव पहुंच जाते हैं। रज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। कितनी कमजोर हो गई हैं आप। अब बेटा क्या ध्यान रखूं, उम्र भी तो हो गई है, ये बीमारियां तो लगी रहेगी। बहन जी, आइए आइए बैठिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। अगले दिन सरस्वती अपने घर वापस जाने लगती है तो लीलावती से कहती है, बहन जी, ध्यान रखना आप अपना। आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप भी रज्जू के साथ आ जाना। रज्जू के बिना तो घर सूना सूना लगेगा। अब सरस्वती अपने घर आ गई और घर की सारी जिम्मेदारी भी उस पर आ गई। एक दिन वो कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। बाल्टी में से टपकता पानी सीढ़ियों को गीला कर देता है और नीचे उतरते समय रज्जू की सास यानी कि सरस्वती देवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ओह, अरे मेरी माँ मर गई, मेरा पैर तो गया। लेकिन घर में कोई नहीं था। सरस्वती जैसे तैसे अपने आप को संभालती जाकर कुर्सी पर बैठती है। वो अपनी बहू के बारे में सोचती है। अगर रज्जू होती तो मुझे संभाल लेती और घर भी संभाल लेती। अब घर के काम कौन करेगा? मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? बहुत दर्द हो रहा है। जब राम और श्याम घर आते हैं तो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सरस्वती के पैर पर पट्टी बांधता है और उसे आराम करने की सलाह देता है। राम कहता है, माँ, आप बस आराम करो, मैं रज्जू को खबर कर देता हूँ, वो कल ही यहाँ आ जाएगी। अरे रहने देना बेटा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन में वो खुद ही आ जाएगी, उसे परेशान मत कर। माँ, अब हमें श्याम की भी शादी कर देनी चाहिए। कभी घर में कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोई तो होगा घर संभालने वाला। आप और रज्जू की घर के काम काज में मदद भी हो जाएगी। कुछ समय बाद श्याम की शादी सीमा से हो गई। लेकिन सीमा ने तो आते ही घर में क्लेश शुरू कर दिया। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती और उसे देखकर रज्जू का भी बर्ताव बदल गया। एक दिन सीमा सुबह उठने में लेट हो गई और रज्जू ने नाश्ता बना दिया। सभी अपने अपने काम पर चले गए। जैसे ही सीमा अपने कमरे से आई तो रज्जू ने कहा, तुम साफ सफाई कर लो, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। रज्जू की बात सुनते ही सीमा आग बबूला हो गई और कहने लगी, आज मैं उठने में लेट क्या हो गई? आप मुझ पर हुक्म चलाने लगी। मुझसे कोई इस तरह से बात करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे सीमा, ये किस तरह की बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कोई हुक्म नहीं दिया तुम्हें, मैं तो बस काम को जल्दी खत्म करने की बात कर रही हूँ। उन दोनों की नोक झोंक सुनकर सरस्वती बाहर आ जाती है और दोनों को समझाती है। शाम को सब एक साथ खाना खाने लगे। लेकिन खाने के बाद जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं और खाने की टेबल पर थाली यूं ही छोड़ देते हैं, सरस्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम सब खाना खाकर चले गए, अब ये बर्तन कौन उठाकर रखेगा? मेरे लिए छोड़कर गई हो सारा काम। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अब दोनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर बात टालते हुए फिर लड़ने लगी। ये देख सरस्वती परेशान हो गई। उसने दोनों को डांटा और उन्हें अपने कमरे में भेज दिया। सरस्वती ने जूठे बर्तन धोए। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। अब दोनों सास की नजरों में एक दूसरे को गिराने में लग गई। माँ जी,
जब भाभी फोन पर बात कर रही थी ना, तो कह रही थी मैं अपने मायके चली जाऊंगी तो देखते हैं कि कौन काम करता है। अरे हम सबकी बुराई कर रही थी वो। बहू, किसी की बात चुपके से सुनना गलत है ना। तुम आज के बाद ऐसा मत करना। अब तुम जाओ, मैं रज्जू को समझा दूंगी। सरस्वती ने रज्जू से बात करके उसे समझा दिया, लेकिन रज्जू को अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आया। अब वो भी सीमा की चुगली अपनी सास से करने लगी। अगले दिन रज्जू अपनी सास के कमरे में जाती है और कहती है, मैंने सीमा को बात करते सुना था। वो देवर जी से कह रही थी कि अगर हम लोग अलग कहीं रहे तो हम ज्यादा खुश रहेंगे, रोज रोज की लड़ाइयों से भी बचेंगे। सरस्वती को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जब दोनों बहुओं को लगा कि सरस्वती उनकी बातों में नहीं आने वाली, तो उन्होंने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की चुगली करना शुरू कर दिया। जब सरस्वती को ये बात पता चली तो उसने इनकी लड़ाई को शांत करने का उपाय निकाला। रज्जो, सीमा, यहाँ आओ दोनों। दोनों अपनी सास के पास आती हैं। कल मैं घर में हवन करवा रही हूँ। तुम पड़ोसियों और रिश्तेदारों को आने के लिए कह दो और हवन की सारी तैयारी कर लो। हवन का दिन आ गया। पंडित जी रामायण का पाठ करने लगे। माता सीता से महान कोई पत्नी नहीं। उन्होंने अपने पति के लिए सारे राजपाट, सुख सुविधाएं त्याग दी। अगर कोई पत्नी अपने पति को परिवार से अलग होने को कहती है तो वो पाप की भागीदार होती है, और बेटों को भी मां से अलग नहीं होना चाहिए। सीमा पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ऐसे ही रामायण का पाठ अंतिम सीमा पर आ गया, जिसमें विभीषण के बारे में बताया गया था। अगर विभीषण अपने भाई का भेद न देता तो रावण का विनाश नामुमकिन था। पूजा खत्म होते ही सीमा बोल पड़ी, तभी तो मैं कहती हूँ परिवार में आपसी प्रेम होना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? आपसी प्रेम की बात कौन कर रहा है, जिसने घर में आती ही लड़ाइयां शुरू करवा दी? दोनों में फिर से नोक झोंक शुरू हो गई। सरस्वती दोनों को चुप कराते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। पड़ोसी क्या कहेंगे, सब सुन रहे हैं तुम्हारी बातें। तभी उनमें से एक पड़ोसन बोलती है, सरस्वती बहन, क्यों चुप करवा रही हो अपनी बहुओं को? हमें तो इनके बारे में सब कुछ पता है। ये दोनों हमारे घर आकर एक दूसरे की चुगली करती है। तुम्हारे घर की हर छोटी से छोटी चीज पता है हमें। आंटी जी, हमने अपना समझ के आपको कुछ बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके सामने हमारी सास से हमारी शिकायत करेंगी। आप तो सबसे बड़ी चुगलखोर हो। सीमा की बात सुनकर सभी पड़ोसन उन्हें बुरा भला कहने लगी। उनकी बातें सुनकर दोनों बहुएं सबके सामने बहुत शर्मिंदा हुई। जब सब उनके घर चले गए तो सरस्वती ने अपनी बहुओं से कहा, अब तुम दोनों को तो बहुत खुशी होगी कि सारे मोहल्ले की औरतें हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें ही सुनाकर चली गई। हमें काफी साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन आज तक किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमसे ऊंची आवाज में भी बोल पाए। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से ये सब हमारी बुराई कर रहे हैं। तुम दोनों ने ये सब अच्छा नहीं किया। सीमा, तुम्हारे इस घर में आने से पहले हम सब बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन ये सब लड़ाइयाँ तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई है। आज के बाद तुमने घर में किसी से भी झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी तुम? ये बात सुनकर सीमा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सबको शांत करवाया। कृपया आप सभी शांत हो जाइए। गुस्से से तो बात और बिगड़ जाएगी। अगर आप दोनों बहुएं मिलकर रहती, घर की बात घर में रखती, तो कोई आपसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। आज आपको इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा। औरत ही तो होती है जो मकान को घर बनाती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दोनों प्यार से रहो।
आपके पड़ोसी और रिश्तेदार अपने आप चुप हो जाएंगे। पंडित जी की बात दोनों बहुओं की समझ में आ गई। अब दोनों प्यार से रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया। अब पड़ोस की औरतें उनके प्यार की मिसालें देने लगी। तिल वाली बहू। शकुंतला बहुत ही धार्मिक महिला है। हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है। वो कोई भी काम बिना शुभ मुहूर्त के नहीं करती है। शकुंतला अपने बेटे राज की शादी करवाना चाहती है, इसलिए वो पंडित जी के पास राज की कुंडली लेकर जाती है। प्रणाम पंडित जी। मेरा बेटा राज बहुत संस्कारी है। पूजा पाठ और धर्म कर्म के कार्यों को बहुत निष्ठा से पूर्ण करता है। मैं अपने बेटे की शादी कराना चाहती हूँ, इसलिए उसकी कुंडली ले आई हूँ। शकुंतला पंडित जी को कुंडली देते हुए कहती है और पंडित जी कुंडली को ध्यान से देखकर कहते हैं, बेटे, तेरे बेटे का उज्जवल भविष्य है। इसका गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा, परंतु क्या पंडित जी? परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करानी होगी जिसके गाल पर तिल हो। वो लड़की तुम्हारे घर, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भविष्य के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएगी। तुम्हारा भाग्य केवल उस लड़की के आने से ही जागेगा। जी पंडित जी, मैं ऐसी ही बहू लाऊंगी जिसके गाल पर तिल हो। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। पंडित जी का धन्यवाद करके शकुंतला वहां से चली जाती है। अब वो दिन रात तिल वाली बहू के बारे में सोचती रहती है। शकुंतला अपने बेटे का जहां भी रिश्ता लगाती तो उसकी एक ही शर्त होती कि तिल वाली बहू चाहिए, लेकिन उसे तिल वाली बहू कहीं मिलती ही नहीं। एक दिन अपनी माँ को इस तरह से परेशान देखकर राज कहता है, माँ, आप मेरे लिए तिल वाली लड़की क्यों देख रही हैं? अरे क्योंकि पंडित जी ने बोला है, वो तुम्हारे और इस घर के लिए भाग्यशाली साबित होगी। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। आप मेरी शादी उस लड़की से करा दो ना। उसके गाल पर तिल होगा तभी मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी, नहीं तो भूल जाओ उस लड़की को। माँ की बात सुनकर राज को लगा कि माँ उसकी शादी कभी होने ही नहीं देगी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया, अब माँ, है ना, उसके गाल पर तिल है। सच में माँ, बहुत प्यारा तिल है। तू सच कह रहा है बेटा? अरे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे उस लड़की से मिलवा दे। ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन राज रोशनी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। रोशनी ने सारी बात जानने के बाद कहा, राज, तुमने माँ से झूठ क्यों बोला? मेरे गाल पर कोई तिल नहीं है। अरे मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था रोशनी। उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो माँ मेरी शादी किसी तिल वाली लड़की से करा देती। माँ से इसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। माँ को कोई तिल वाली लड़की मिलती ही नहीं, तो माँ अपने आप तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार हो जाती। अरे तुम्हें पता नहीं, पंडित जी के मुख से निकली बात मेरी माँ के लिए पत्थर की लकीर है। वो आकाश पाताल एक कर देंगी, लेकिन तिल वाली लड़की ढूंढ कर ही रहेंगी। जो भी हो राज, लेकिन माँ को जब कभी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा, और मेरे गाल पर तो तिल है ही नहीं। अब मैं माँ से कैसे मिलूंगी? तुम अपने गाल पर काजल से एक तिल बना लो ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगले दिन रोशनी ने ऐसा ही किया। उसने काजल से गाल पर एक तिल बना लिया। इसके बाद राज ने रोशनी को अपनी माँ से मिलवाया, और जब शकुंतला ने रोशनी को ध्यान से देखा तो उसके गाल का तिल देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में शकुंतला ने राज और रोशनी की शादी बहुत धूमधाम से करा दी। बहू, राज, जल्दी बाहर आओ, एक खुशखबरी है। रोशनी और राज बाहर आते हैं। राज, देखा, मेरी बहू के भाग्य से घर में खुशी आने लगी। जिस जमीन का केस हम पिछले 10 साल से लड़ रहे थे ना, वो केस अब खत्म हो गया है। अभी अभी वकील साहब का फोन आया है, वो केस हम जीत गए हैं। माँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सब आपकी मेहनत का फल है।
आपने इस कोर्ट केस के चक्कर में बहुत मेहनत की है। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरी तिल वाली बहू के भाग्य से हो रहा है। पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा था। शकुंतला रोशनी को बहुत प्यार करती है, लेकिन रोशनी के मन में दुख होता है। वो सोचती है, माँ मेरे झूठ को सच समझ रही है। अगर माँ को ये पता चल गया कि ये तिल नहीं काजल है तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं आज ही राज से बात करूंगी कि वो माँ को सारी सच्चाई बता दे। शाम को राज घर आता है तो रोशनी राज से कहती है, राज, हमें माँ को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। घर में कुछ भी अच्छा होता है तो माँ को लगता है कि सब मेरे गाल के तिल की वजह से हो रहा है। तुम्हारे गाल की तिल की वजह से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम इस घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो। सब बात ठीक है राज, लेकिन मैं माँ से और झूठ नहीं बोल सकती। मैं कल ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। नहीं रोशनी, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अभी हमारी शादी को ज्यादा दिन भी नहीं हुए। तुम माँ के दिल में अपने लिए थोड़ी और जगह बना लो, उसके बाद में पक्का मैं ही माँ को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह से दिन गुजरने लगते हैं और शकुंतला के घर में खुशियों का आना लगा रहता है। शकुंतला अपनी बहू से बहुत प्यार करने लगी थी। एक दिन शकुंतला रोशनी के कमरे में गई। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? माँ मैं बाथरूम में हूँ, नहा रही हूँ। अरे देख तो मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी बाहर आ। अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो काजल भी नहीं है। अब चेहरे पर क्या लगाऊं? राज, तुमने अच्छा फंसाया मुझे। माँ, आप अपने कमरे में जाइए, मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं खुद आपके कमरे में आ जाऊंगी। नहीं बहू, तू जल्दी से निकल कर आ, मैं यहीं बैठी हूँ तेरे कमरे में। जब रोशनी को इस बात का एहसास हो गया कि उसकी सास कमरे से नहीं जाएगी, तो उसने अपने गीले बाल एक तरफ कर लिए और बालों से अपना आधा चेहरा छुपाकर बाहर आई। बहू, नहा ली तुम? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी और गहने लाई हूँ। आज शाम को बहुत मेहमान आ रहे हैं, मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगी। मेहमान किस लिए आ रहे हैं माँ? अरे तुम्हें राज ने बताया नहीं बहू? हमारी कंपनी इस साल नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है और ये सब तेरी वजह से हुआ है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे शाम की बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। जब शकुंतला रोशनी के कमरे से चली गई, तब उसकी जान में जान आई। शाम को पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। शकुंतला ने अपनी बहू को सबसे मिलवाया और उसकी खूब तारीफ की। पार्टी में सब लोग शकुंतला के सक्सेस का राज पूछ रहे थे, तो शकुंतला अपनी बहू और उसके तिल की तारीफ कर रही थी। एक दिन शकुंतला अपने बहू बेटी के साथ घूमने गई। आज हम घूमने आए हैं तो देखो मौसम भी कितना प्यारा हो गया है, लगता है बारिश आने वाली है। शकुंतला के इतना कहते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। रोशनी और राज कुछ सोच पाते इससे पहले ही रोशनी के गाल पर काजल का तिल बह गया और शकुंतला ने ये सब देख लिया। अब शकुंतला के गुस्से की कोई हद ना रही। तुमने मुझसे झूठ बोला? तेरी इतनी हिम्मत? कल वही मैंने तुझे इतना प्यार किया, तुझे अपने बेटे से ज्यादा ममता दी और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ, इसमें रोशनी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही कहा था इसे ऐसा करने के लिए। रोशनी ने कई बार आपको सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे रोक दिया। क्या तूने कहा था? क्यों किया तूने ऐसा? कितना बुरा दिन था वो जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई और तुझे शर्म नहीं आई अपनी माँ को धोखा देते हुए। तो माँ, मैं और क्या करता? अब तो पीछे ही पड़ गई थी तिल वाली बहू के। आपको कोई लड़की भी तो नहीं मिल रही थी और मैं रोशनी को बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ, तो अब इसी के पास रहे। मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहती। ले जा इस झूठी और मनहूस लड़की को मेरे सामने से। माँ, कल तक तो रोशनी बहुत भाग्यवान थी, आज ये मनहूस हो गई। अपनी सोच बदलो माँ, चेहरे के ऊपर तिल होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा नहीं, रोशनी के घर आते ही हमारे सारे काम पूरे हो गए।
आज हमारी कंपनी नंबर 1 है। अब कब अंधविश्वास करना छोड़ोगी? बेटे की इतना समझाने पर माँ को समझ में आ जाता है कि वो गलती कर रही है। शकुंतला अपने बहू बेटी को लेकर घर आ जाती है। अगले दिन शकुंतला रोशनी के गाल पर काजल से एक तिल बना देती है। राज और रोशनी शकुंतला को बहुत हैरानी से देखते हैं। तब वो कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? ये तिल नहीं, काला टीका है, ताकि मेरी बहू को किसी की नजर ना लगे। शकुंतला की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।